नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद उमैर रऊफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लॉगरिथम। तो ये थर्ड लेक्चर है और 18 तारीख का हम काम करेंगे। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट लॉग के लॉज जो है, अबाउट द लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें 4 लॉज हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा दे दी गई थी क्लासेस के अंदर। उसकी हम जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा इसमें पहला लॉ ये है कि अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है मतलब m और n 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो लॉग लिया है हमने तो बेस a लिया है, तो जब 2 मल्टीप्लाई होती हुई रकमों में लॉग अप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से जब 2 डिवाइड होती हुई रकमों में लॉग अप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरीके से जब किसी पावर पर लॉग अप्लाई होगा तो वो थर्ड लॉ के मुताबिक वो पावर पहले हो जाएगी। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको पीछे एक्सरसाइज से पहले जो है वो हमने करवा दी हुई है, उसमें है। इसी तरीके से ये जो चौथा लॉ है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या है कि अगर किसी n का जो बेस a लॉग है तो उसकी कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी कि हम किसी डिफरेंट बेस में अगर उसको लॉग लेना चाहें तो वो क्या बनेगा जी, log n टू द बेस a और इस तरीके से log टू द बेस a b। इन लॉग्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें एक्सरसाइज 3.3 के अंदर मिलती है, जो कि आज की हमारे असाइनमेंट में भी है। और उसका क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस दिस। इसमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और कुछ न्यूमेरिक्स हैं आपके पास और कुछ जो है वो वेरिएबल। इनके ऊपर इन तीनों लॉज को हमने अप्लाई करके देखना है। अब यहाँ पे देखें कि पहली चीज है जी log x। अब इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है हमने। तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए हमने पहले इसको सिंगली यहाँ log लिख लिया। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट है यहाँ हमने इसको उतार लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है तो यहाँ सेकंड लॉ के अंदर हमें ये बात बताई हुई है कि जो माइनस होती हुई रकमें हैं वो दरअसल क्या होती हैं, डिवाइड हो होती हैं। तो इसलिए हम इस log x स्क्वायर इसको हम log x स्क्वायर करेंगे और वो यहाँ हमने इसको कन्वर्ट करेंगे। आगे फिर प्लस का साइन है, इसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट है और ये पावर जो है ये पहले चली जाएगी ऊपर, जैसे कि यहाँ ये चली गई, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से यह आगे फिर माइनस आ गया, इसको उठा के हमने नीचे यहाँ पे ले रखा। यानी जो मल्टीप्लाई होती हुई रकमें थी उनको हमने या ऐड होती हुई रकमें थी उनको यहाँ प्रोडक्ट बना के लिख दिया, और जो सब्ट्रैक्ट होती हुई रकमें थी उनको यहाँ पे हमने डिवाइड होते हुए लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ आती है कि ये अरेंजमेंट तो होगी, मगर अभी भी यानी जो उसकी कही भी बात थी वो तो पूरी होगी, सिंगल लॉगरिथम में लिखा गया, मगर इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो बीइंग अ मैथमेटिशियन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यहाँ नजर आ रहा है आपको कि 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं जिनके सेंटर में माइनस है, उसको एक प्लस है तो माइनस करके लिख दिया। और इसी तरीके से ये होल स्क्वायर है, इसको अलग करके लिख दिया ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकें। इसी तरीके से ये पॉजिटिव वाले टर्म इसको कैंसिल कर देगी और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही है कि आपको अब नंबर्स और न्यूमेरिक्स दिए गए हैं, इनको आपने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल के अंदर लिखना है। तो हमने वो लिखा। इसमें अब हमें पता है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सेकंड लॉ के मुताबिक ये चीज जो है डिवाइड होगी। और थर्ड लॉ जो था वो था ये जो पहले लिखा हुआ है लॉ से ये पावर बन जाएगी। तो ये बन गया x स्क्वायर। इसी तरीके से ये बन गई y की पावर, और वो क्योंकि माइनस था इसलिए हमने इसको डिवाइड करके लिख दिया। अब इस सवाल को इसके साथ चौथा पार्ट जो इसका दिया है इसको भी सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ये आ जाएगा log यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6। और इसी तरीके से ये क्योंकि माइनस है तो सेकंड लॉ के मुताबिक इसको नीचे आना चाहिए। अब ये सिचुएशन बन गई। अगर आप इसको इसी तरह से भी लिख दो तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लें तो 2 1 2 2 3 6 तो ये आ जाएगा log टू द बेस 15। वैसे अगर इस तरह भी लिखा रहता है तो इसका आंसर log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 सफिशिएंट। जी बच्चों, अब इसमें चौथा सवाल जो 3.3 का दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने इसका फोर्थ लॉ यूज करना है। फोर्थ लॉ के अंदर हम इसकी मॉडिफिकेशन ये भी है, जो एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है इस लॉ की वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपको ये कोई लॉग है n का तो बेस a, अगर हम चेंज ऑफ बेस वाइज क्यों कहते हैं कि अगर हम इसको a की बजाय तो बेस a की बजाय b में लेना चाहें तो वो कुछ इस तरह से सूरत हाल बनती है कि ये ऊपर वाला जो है इसका लॉग अलग हो जाता है और नीचे वाले का लॉग अलग हो जाता है। यानी ये n जो है
log द बेस बी एन ऊपर आ जाएगा और इसी तरीके से log द बेस ए एन नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसी की इंप्लीमेंटेशन इस सवाल के अंदर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 लॉ लगता है और वो क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको log द बेस 5 3 into log द बेस 3 25। जब इस पर हम बाय फोर्थ लॉ लगाएंगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, हम इसको लॉग लगाते हैं, ये द बेस 5 है, हम इसको बेस 10 में ले जाते हैं, जो कॉमन लॉगरिथम है वो क्या आ जाएगा log द बेस 10 3, ऊपर वाले का लॉग लगा आ गया और ये जो इसकी बेस है इसका लॉग नीचे अलग से आ जाएगा log द 5 बेस 10। इसी तरीके से ये सेम यहाँ हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे भी यही हुआ बाय द फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ से क्या हुआ कि ये log 25 जो है उसकी बेस टू द बेस 10 आ गया और ये नीचे जो इसकी बेस थी इसका अलग से आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो सेम रकमें आ गई जो कि आपस में कैंसिल हो सकती हैं और यहाँ पे जो बच जाएगी पीछे चीज वो बचेगी log द बेस 10 लिखना जरूरी भी नहीं है और 25 ओवर log द बेस 5। कुछ बच्चे इसको इसी तरह से काटना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉपर नहीं है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे log 5 का स्क्वायर ओवर log टू द बेस 5। अब बाय थर्ड लॉ ये पावर जो है पहले आ जाएगी लॉग ऑफ लॉगरिथम के तहत, तो ये आ जाएगा 2 टू द log 5 ओवर log द बेस 5, तो log 5। अब आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों कट गए, यहां जब आपके पास पीछे जो लॉग बचेगा वो बचेगा 2। अच्छा बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 तो दिया हुआ है हमें, वो ये है कि उसने बाउंड में किया है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मगर वी आर ड्यूटी बाउंड टू यूज द वैल्यूज ऑफ log 2, log 3 एंड log 5 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आप इसको याद कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, ये तो आनी चाहिए। वैसे आप log टेबल यूज करके भी इन तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है तो अब इन्हीं वैल्यूज को हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें कन्वर्ट करेंगे पहले ये जो गिवन नंबर है इनको इस चीज के अंदर इन वैल्यूज के अंदर, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये नंबर 2, 3 और 5 प्राइम है, जो भी दिया हुआ नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि log टू द बेस 2 की पावर 3 ओवर 3। अब इसके थर्ड लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 पहले आ जाएगा, log द बेस 2 बाद में आ जाएगा और इसी तरीके से सेकंड लॉ के मुताबिक ये log 3 इसके एंड में आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ आ गया log 3, ये log 2 की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है वो क्या है 0.3010 और इसी तरीके से यहाँ पे log 3 की वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 0.4771। इस तरह से आ गई। अब आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते हैं। जी बेटा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आता है 0.0930 और ये वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये रकम बचेगी। दिस इज योर आंसर। आज के समरफिकेशन टास्क में जो थ्योरम दिया हुआ है वो है 12.6। जिस थ्योरम के अंदर दरअसल जो पहले दो थ्योरम्स हैं 12.4 और 12.5 उन दोनों का कॉम्बिनेशन है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखें कि ऐसी लाइनें जो कि 3 से ज्यादा हों और एक ही पॉइंट से गुजरें, दीज 3 लाइन आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। और ये जो जिस पॉइंट पे कंकरेंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो अब हमने ये साबित करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचें तो वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। यहां पर हमने क्या किया कि ट्रायंगल ड्रॉ की, उसके 2 एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। मसलन इस ट्रायंगल एबीसी के हमने बी एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और इसी तरह से ये सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे को जाहिर है कि एंगल बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट करेंगे। हमने ये साबित करना है कि ये जो आई पॉइंट है, जो यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट है आई पॉइंट, ये इक्वली डिस्टेंस है, यानी ये आई पॉइंट जो है ये ए के एंगल बाइसेक्टर पर भी है। तो उसके लिए हम जो पहले दो थ्योरम्स के अंदर टेक्निक सीखी है हमने उसी को अप्लाई करते हैं। इसमें देखें कि आई पॉइंट जो है ये बी के एंगल बाइसेक्टर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि आई का डिस्टेंस अगर हम बीसी से लें जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जाहिर है, तो इस पॉइंट को हमने डी पॉइंट कह दिया, तो ये आई डी जो है वो इक्वल होना चाहिए इस आई एफ। अब ये क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आई पॉइंट जो है वो एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। इसी तरीके से ये आई पॉइंट जो है सी के एंगल बाइसेक्टर पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये आई डी है इतना ही यहां से यहां आई ई होगा।
ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये आई पॉइंट जो है ये क्योंकि सी के एंगल बाइसेक्टर पे भी है, तो इसलिए आईडी और आईई भी इक्वल है। अब यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं दोबारा से। अगर हमने इसको बी के एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से देखें तो बी के ऊपर आईडी जो है वो इक्वल है आईएफ के। इसी तरह सिमिलरली ये जो आईडी है ये इक्वल है आईई के। यहां तक तो हमने जो थ्योरम था वो चौथा इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर पांचवें थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या था कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल and equally distance from its arm is on the bisector of it। और यहाँ पे हमें नजर आ गया कि ये जितना IE है उतना ही IF है। हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ID भी IF के बराबर है और ID भी IE के बराबर है। इसका मतलब ये है कि IF और IE दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ID के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ID के बराबर है, इसलिए ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो IE और IF भी इक्वल हो गए। अब अगर IE और IF इक्वल हो गए तो सो द पॉइंट I is on the bisector of angle A। तो यही चीज हमने साबित करके दिखानी थी कि ये तीसरे एंगल के भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। वो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह।